आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी भी कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में जो होता है हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। जब किसी कंपनी को रजिस्टर्ड कराते हैं तो वहां पे दो डॉक्यूमेंट बनते हैं, पहला होता है मेमोरेंडम और दूसरा होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे मेमोरेंडम के बारे में कि मेमोरेंडम हमारा क्या होता है, क्या उसके कंटेंट्स होते हैं और क्यों ये वो इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है वो किसी भी कंपनी का सबसे मेन डॉक्यूमेंट होता है। उसी डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, कंपनी का चार्टर यानी सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के नाम से जाना जाता है। ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी का बेस बनाता है कि कंपनी कैसे काम करेगी, कंपनी का नाम क्या होगा और कंपनी के बारे में जितनी भी मेन डिटेल है वो सारी की सारी डिटेल हमारी कहां दी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। मेमोरेंडम हमारा किसी भी कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट और फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट होता है। बिना इस डॉक्यूमेंट के कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड नहीं कर सकती है, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे प्राइवेट कंपनी हो। हर कंपनी के लिए ये बनाना क्या होता है, कंपलसरी होता है। ये डिफाइन करता है कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, पावर्स क्या होंगे और क्या कंपनी की लिमिटेशंस होगी जिसके अंदर कंपनी काम करेगी। ये कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है और जिसका काम क्या होता है कि कंपनी की रिलेशनशिप किसके साथ बताता है, ये आउटसाइडर्स के साथ। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो हमारा होता है वो कंपनी की रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है इनसाइडर लोगों के साथ। बट हमारा जो मेमोरेंडम होता है वो जितनी भी आउटसाइडर पार्टी कंपनी के साथ डील करने वाली है उनके साथ ही रिलेशनशिप बताता है कि हाँ कंपनी की क्या पॉलिसीज है, कंपनी काम कैसे करती है, कंपनी किस जिस कंपनी के साथ हम बिजनेस करने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, क्या जो मेंबर्स है उनकी लायबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें। कोई भी काम जो हमारा होता है कंपनी में वो मेमोरेंडम के स्कोप के अंडर होता है। अगर हमने कोई भी काम ऐसा किया जो मेमोरेंडम के स्कोप के बाहर चला जाता है तो वो कहलाता है डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायर। मेमोरेंडम जो होता है हमारा वो सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो हर कंपनी को बनाना पड़ता है। इसका काम क्या होता है कि कंपनी के साथ जो भी पर्सन डील करने वाले हैं उनके साथ रिलेशन क्या करना, स्टैब्लिश करना। बेसिकली जो हमारा मेमोरेंडम होता है वो अराउंड 6 पार्ट्स में डिवाइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, 6 क्लॉसेस भी कहते हैं। ये क्लॉसेस क्या बताते हैं, कंपनी के बारे में जो मेन 6 इंपोर्टेंट डिटेल्स होती हैं वो हमारी कहां लिखी होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। बेसिकली हमारे 6 मेन क्लॉसेस होते हैं जिसमें सबसे पहला हमारा क्लॉज होता है, एक होता है नेम क्लॉज होता है, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, तीसरा होता है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, चौथा होता है लायबिलिटी क्लॉज, पांचवा होता है कैपिटल क्लॉज और छठा होता है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। हर क्लॉज की अपनी अलग वैल्यू होती है जो क्या करती है, कंपनी का जो मेन 6 फाउंडेशन या पिलर्स होते हैं उनके बारे में बताता है। सबसे पहले हम लोग शुरू करने वाले हैं नेम क्लॉज में। सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज जो होता है हमारा वो नेम क्लॉज ही होता है क्योंकि हमारी जो कंपनी होती है कंपनी का नेम ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे पार्टनरशिप फर्म है या कोई नॉर्मल बिजनेस होता है तो उसमें हम कोई भी नेम यूज कर सकते हैं, बट हमारी जब कंपनी की बात आती है तो कंपनी के लिए अपना यूनिक नेम होता है जिस नाम से कोई भी कंपनी, हमारी कॉपीड कंपनी या किसी भी तरह की कंपनी ना चल रही हो। तो हमारा सबसे पहला क्लॉज है जिसका नाम है हमारा नेम क्लॉज। नेम क्लॉज क्या बताता है, कंपनी का लीगल नेम, जिस नेम से कंपनी क्या होने वाली है, रजिस्टर्ड होने वाली है। अगर कंपनी के फीचर्स पढ़े होंगे तो आपने पता होगा कि कंपनी हमारी एक सेपरेट आइडेंटिटी होती है और वो आइडेंटिटी उसको कैसे मिलती है, उसके नेम क्लॉज के थ्रू। हम क्या करते हैं, कंपनी के लिए एक अपना सेपरेट नेम यूज करते हैं और वो नेम कैसा होता है, कंपनी एक्ट में जो रूल बताए गए हैं उन रूल्स को फॉलो करके कंपनी का नेम डिसाइड किया जाता है और जो नेम हमें मिलता है उसी नेम से कंपनी चलती है। कंपनी का नेम का जो रूल होता है वो रूल क्या होता है कि नेम कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए और कोई ऐसा नेम नहीं होना चाहिए जो हमारे लॉ में अलाउड नहीं। हम कोई भी ऐसी कंपनी ओपन नहीं कर सकते जिसका नाम हो प्राइम मिनिस्टर एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। अब यहां पे क्या है, कुछ वर्ड्स हैं जो लॉ में अलाउड नहीं या कुछ रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं कंपनी का नेम डिसाइड करने से पहले। तो वही रूल्स हमारे कहां पे बताए जाते हैं, कंपनी के बारे में, कंपनी का नेम कैसा होना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, कंपनी के जितने प्रोविजंस हैं वो हमारे इसी क्लॉज में आते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं हमारा कि अगर कंपनी, जैसे सबसे पहले हमारा आता है सेक्शन 4 सेक्शन 1A। ये क्या बताता है कि किसी भी कंपनी का नेम है, अगर वो कंपनी कैसी है, पब्लिक कंपनी है तो उसको अपने नाम के एंड में क्या लगाना पड़ता है, लिमिटेड लगाना पड़ता है। बट अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको अपने नाम के एंड में क्या लगाना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड। और ये हमें यूज करना कंपलसरी होता है। अगर एबीसी लिमिटेड है तो अगर वो कंपनी पब्लिक लिमिटेड होगी तो नाम आएगा एबीसी लिमिटेड, बट अगर वो प्राइवेट कंपनी होगी तो क्या नाम रजिस्टर्ड होगा, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कॉपी नेम क्या आते हैं हमारे यहाँ पे, तो हमने देखा है यहाँ पे कि कंपनी के जो कंपनी का नेम क्लॉज होता है वो क्या कहता है कि आपको कॉमन नेम नहीं मिलेगा। कॉमन नेम जैसे क्या एग्जांपल लेते हैं,
एक नेम हमारा है एबीसी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और दूसरा है एबी टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। अब दोनों नेम क्या कर रहे हैं, कॉमन नहीं है, बट रिसेंबल क्या कर रहे हैं, सिमिलर रिसेंबल कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे है रॉयल फूड्स लिमिटेड वर्सेस रॉयल फूड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, दोनों नाम है एक दूसरे से मिलते जुलते। तो कंपनीज एक्ट क्या कहता है कि नाम आपको वही अलाउ होगा जो यूनिक होगा और मिसलीडिंग नहीं होगा, या ऐसा कोई नाम नहीं होगा जो कंपनी एक्ट में अलाउड ना हो। सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 हमारा है आगे, ये क्या बताता है, कंपनी के नेम यूज करने के बारे में रेस्ट्रिक्शंस बताता है कि कंपनी कैसे नेम यूज नहीं कर सकती। जैसे एग्जांपल लेते हैं हमारा कि कोई भी कंपनी कोई ऐसा नाम नहीं ले सकती जिस नाम से कंपनी हमारी ऑलरेडी क्या हो, रजिस्टर्ड हो। दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है कि कोई भी कंपनी ऐसे नेम नहीं ले सकती जो सेंट्रल गवर्नमेंट की नजरों में क्या हो, अनडिजायरेबल। अनडिजायरेबल मतलब क्या होता है, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि हम कोई कंपनी ऐसी यूज नहीं कर सकते जिसके आगे हम प्राइम मिनिस्टर लगा दें। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि हम कोई ट्रेडमार्क नहीं यूज कर सकते, या फिर अपनी कंपनी के नाम में ये सारे वर्ड यूज नहीं कर सकते। अब हमारा अगला क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। इस क्लॉज का रोल ये होता है कि ये क्या दिखाता है, कंपनी का डोमिसाइल यानी कंपनी जो हमारी है वो किस स्टेट में रजिस्टर्ड है। इसका मेन प्ले रोल ये होता है कि हर स्टेट के अपने अलग रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, तो कंपनी का एक एरिया डिसाइड होता है कि हाँ कंपनी किस एरिया में आती है, कहाँ पे उसको रजिस्ट्रेशन कराना है, कहाँ पे उसकी सारी वर्किंग होगी। तो मेन जो कंपनी का हेड ऑफिस होता है वो हमारा कहाँ पे दिखाया जाता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज में। एक कंपनी होती है उसके मल्टीपल ऑफिस हो सकते हैं, बट हमारी जो मेन ऑफिस होगा वो कहीं ना कहीं एक जगह होगा। जैसे एसबीआई ले लेते हैं तो एसबीआई का मान लेते हैं हेड ऑफिस कहाँ पे है, मुंबई में है, तो उनका जो रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होगा उसमें ये लिखा होता है कि हम महाराष्ट्र में हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है। सेम ऐसे सिडबी की बात करते हैं तो सिडबी हमारा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है हमारा वो लखनऊ में आता है, तो उसमें लिखा होगा कि हमारा जो हेड ऑफिस है वो कहाँ सिचुएटेड है, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये हमारा दूसरा क्लॉज है जिसका नाम है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। कंपनी के पास अपना प्रॉपर रजिस्टर्ड ऑफिस होना जरूरी है, बिना रजिस्टर्ड ऑफिस के कोई भी कंपनी क्या कर सकती, परफॉर्म नहीं कर सकती। एक बार रजिस्ट्रेशन कराने के 30 डेज के अंदर कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपना रजिस्टर्ड ऑफिस लेना पड़ता है। अगर हम रजिस्टर्ड ऑफिस नहीं लेते हैं तो आगे चल के हो सकता है हमारा इनकॉर्पोरेशन जो हो वो कैंसिल हो जाए। तो ये हमारा दूसरा क्लॉज है जिसका नाम है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो अगला क्लॉज है हमारा जिसका नाम है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ये क्लॉज क्या करता है, किसी भी कंपनी का जो मेन काम करने का पर्पस है यानी जिस वजह से कंपनी बनाई गई है वो कहां लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज में लिखा जाता है। कोई भी कंपनी का जो मेन लीगली एक्टिविटी होने वाली है कि जिस पर्पस से कंपनी हमारी क्या गई है, बनाई गई है, वो सारी डिटेल हमारी कहां लिखी होती है, ऑब्जेक्ट क्लास में। यानी जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि हाँ हमारी जो कंपनी है वो ये काम करने वाली है, ये सारी की सारी चीजें हमारी कहां पर लिखी होती हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज में। हर कंपनी को अपने उसी ऑब्जेक्ट यानी उसी लीगल बाउंड्री के अंडर काम करना पड़ता है। कोई भी कंपनी अगर अपनी इस लीगल बाउंड्री के बाहर जाके काम करती है तो उस काम को हम लोग क्या मानते हैं, अल्ट्रा वायर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज है क्योंकि जो जैसे नॉर्मल बिजनेस की बात करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया या सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, तो वहां पे कोई ऐसा रूल नहीं होता है, बट कंपनी के ऑब्जेक्ट में जो लिखा होगा कंपनी को वही करना पड़ेगा। कंपनी अगर अपने ऑब्जेक्ट के बाहर जाती है तो वो काम पूरी तरह से क्या हो जाता है, इनवैलिड हो जाता है। इसीलिए जो हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज में से आता है, क्योंकि मेन हमारा वही है कि हम कंपनी बना किस पर्पस के लिए, जिस पर्पस के लिए बना रहे हैं कंपनी में वो काम वही होगा और उसी तरह से सारी वर्किंग चलेगी। अब हमारा जो चौथा क्लॉज है उसका नाम है लायबिलिटी क्लॉज। ये भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि बाकी फॉर्म्स जैसे बात करते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, तो वहां पे जो पार्टनर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। बट कंपनी की जब बात करते हैं तो कंपनी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि कंपनी में हम क्या करते हैं, एक अलग से क्लॉज ऐड करते हैं जिस क्लॉज का नाम क्या होता है, लायबिलिटी क्लॉज। इसका काम ये होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगा रहे हैं उन शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी को ये क्या कर देता है, लिमिट कर देता है। ये क्या करता है, हर शेयर होल्डर जो कंपनी में पैसा लगा रहा है उस शेयर होल्डर की लायबिलिटी को क्या कर देता है, लिमिट कर देता है कि कभी कंपनी बंद होने लगेगी या कंपनी कभी लॉस में जाती है तो किसको कितना पैसा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। इस क्लॉज का जो मेन पर्पस है वो डिसाइड करना, हर मेंबर की लायबिलिटी का लिमिटेशन कर देना कि हर शेयर होल्डर को जब कंपनी बंद होने लगेगी तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, कोई शेयर होल्डर है, उसने कंपनी में 1000 रुपए लगा रखे हैं और उसने अपना 1000 में से 800 रुपए पे कर रखा है, सिर्फ 200 रुपए बैलेंस बाकी है। कल को जब कंपनी बंद होने लगेगी तो फर्क क्या पड़ेगा, जो उसकी लायबिलिटी निकल के आएगी वो सिर्फ कितनी आएगी, 200 रुपीज। बाई चांस उसने अगर पूरे 1000 रुपए पे कर रखे हैं
तो उसकी लायबिलिटी कितनी हो गई वहां पे नील। सेम हमारा तीसरा टाइप इसमें होता है, जैसे अगर कंपनी बाई चांस हमारी कैसी है, अनलिमिटेड कंपनी है, तो अनलिमिटेड कंपनी केस में इस क्लॉज में लिखा होता है कि जो भी शेयर होल्डर्स होंगे उनकी लायबिलिटी कैसी होगी, यहाँ पे अनलिमिटेड होगी। तो ये डिफाइन करता है कि जो भी शेयर होल्डर्स कंपनी में पैसा लगाएंगे उनकी लायबिलिटी कैसी होने वाली है, लिमिटेड होने वाली है या लिमिटेड बाय गारंटी होने वाली है, या लायबिलिटी कैसे होने वाली है, अनलिमिटेड होने वाली है। अब जो पांचवा हमारा क्लॉज है वो क्लॉज बताता है कंपनी के बारे में, कंपनी का जो पैसा लग रहा है यानी कंपनी की कैपिटल के बारे में। अब हमारा पांचवा क्लॉज है उसका नाम है कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या बताता है, ये बताता है कंपनी की शेयर कैपिटल बारे में कि कंपनी कितनी कैपिटल के साथ रजिस्टर्ड होने जा रही। जिस कैपिटल के साथ कंपनी रजिस्टर्ड होने जा रही है उसी कैपिटल को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे, ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ये जो कैपिटल होती है कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल होती है, इसी अमाउंट से कोई भी कंपनी अपने आप को क्या कराती है, रजिस्टर कराती है, और रजिस्टर कराने के बाद कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इससे ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। यानी मान लेते हैं किसी कंपनी ने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है 5 करोड़ की कैपिटल से और उसकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, 5 करोड़ रुपए, तो कंपनी अपनी लाइफ टाइम में टोटल पैसा कितना मांग सकती है, सिर्फ और सिर्फ 5 करोड़ रुपए। अगर हम पैसा एक्स्ट्रा मांगना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपना जो मेमोरेंडम होता है उसका कैपिटल क्लॉज अल्टर करना पड़ेगा। बिना अल्टर किए कोई भी कंपनी जितने अमाउंट से वो रजिस्टर्ड हुई यानी जितने से वो ऑथराइज हुई है उससे ज्यादा पैसा नहीं मांग सकते। ऑथराइज कैपिटल को हम लोग नॉमिनल कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल के नाम से भी जानते हैं। ये वो मैक्सिमम अमाउंट होता है जिससे कंपनी अपने आप को क्या कराती है, रजिस्टर कराती है। हमेशा कंपनी इसी कैपिटल में से पार्ट में पैसा इशू करती। हमेशा मान लेते हैं जैसे कोई कंपनी 5 करोड़ से रजिस्टर्ड हुई है तो पहले मान लेते हैं उसने 2 करोड़ का आईपीओ निकाला, फिर 2 करोड़ का आईपीओ निकाला, फिर 1 करोड़ का आईपीओ निकाला। अब आगे और जरूरत पड़ेगी तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपना जो ये 5 करोड़ रुपए होगा इसको एड ऑन करके 15 करोड़ बढ़ाएंगे जब अल्टर करके, तभी हम एडिशनल कैपिटल इशू कर सकते। अगर हम इसको बढ़ाते नहीं है तो फर्क क्या पड़ेगा, जो लिमिट हमारे ऊपर लगी है उस लिमिट से ज्यादा हम कभी भी शेयर इशू नहीं कर पाएंगे किसी भी कंडीशन में। तो ये क्लॉज क्या करता है, ये डिफाइन करता है कि किसी भी कंपनी की मैक्सिमम कैपिटल कितनी हो सकती है। हमेशा सोच समझ कर डिसाइड किया जाता है कि कंपनी अगर ग्रोथ फ्यूचर में होने वाली है तो बिना अल्टर किए आप क्या कर सकते हैं, पैसा एक्स्ट्रा नहीं मांग सकते, यानी जो शेयर इशू कर सकते हैं वो मैक्सिमम उतने ही कर सकते हैं जितने आपने क्या करा रखा है, यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है। अगर आपने रजिस्टर्ड कम अमाउंट से करा रखा है तो उतनी कैपिटल हम क्या कर पाएंगे, पब्लिक से मांग सकते हैं। अब हमारा जो सबसे आखिरी क्लॉज है उसका नाम है सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये क्लॉज बेसिकली बनाया गया है जो हमारी कंपनी के प्राइमरी यानी फर्स्ट शेयर होल्डर्स होते हैं जो कंपनी बनाने में इन्वॉल्व हैं, और कौन से शेयर होल्डर कितना शेयर सब्सक्राइब कर रहा है उसके लिए हमारा ये क्लॉज बनाएगा। इस क्लॉज को हम किस नाम से जानते हैं, एसोसिएशन क्लॉज से नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं, जो पहले शेयर होल्डर्स हैं, वो बाकी प्रमोटर्स क्या करते हैं, अपने आप का डिक्लेरेशन देते हैं कि किसने कितना शेयर सब्सक्राइब किया। मेन इसलिए होता है क्योंकि उन्हीं बेसिस पे जब कंपनी एक बार बन के तैयार हो जाती है तो सबको पता होगा कि प्रमोटर्स अलग हो जाते हैं और कंपनी अलग हो जाती है। तो प्रमोटर्स अपने आप की जो अपनी ओनरशिप दिखाने के लिए, हाँ किसके पास कितना शेयर्स है, उसके लिए वो ये अलग क्लॉज बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने अपनी कंपनी शुरू की और यहाँ पे क्या किया, आपने ये नहीं दिखाया कि आपके पास कंपनी के कितने शेयर्स होने वाले हैं, तो फर्क क्या पड़ेगा, कल जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो कंपनी का फीचर सबको पता होगा कि बट जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है तो वो क्या बन जाती है, सेपरेट एंटिटी बन जाती है। अब फर्क क्या पड़ेगा कि जब कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी तो जो प्रमोटर्स हैं और जो कंपनी है वो दोनों अलग अलग हो जाएंगे। तो इसीलिए हमारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज बनाया जाता है जिसमें लिखा होता है कि किस शेयर होल्डर ने कितने शेयर्स ले रखे हैं। जितना यहाँ पे सब्सक्राइब होता है उसके लिए वो डिक्लेरेशन देते हैं कि हाँ इस शेयर होल्डर ने या इस प्रमोटर, जो पहले कंपनी के प्रमोटर्स हैं, कंपनी के जो पहले शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने इतने इतने शेयर्स यहाँ पे ले रखे हैं और उन्हीं का नाम वहां पे लिखा जाता है। ये नाम बताता है कि हाँ ये कंपनी के इनिशियल मेंबर्स हैं, यानी कंपनी के जो मेन मेंबर्स होते हैं, स्टार्टिंग मेंबर्स, उन्हीं का नाम हमारा कहाँ लिखा होता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज में, उनके कैपिटल के साथ कि किसने कितने शेयर्स या कितने नंबर ऑफ शेयर्स क्या किए हैं, सब्सक्राइब किए। तो ये हमारा जो मेमोरेंडम होता था वो खत्म हो गया। टोटल 6 क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज हमारा और होता है जिसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे नॉमिनेशन क्लॉज। अब ये नॉमिनेशन क्लॉज जो होता है वो बाकी की सारी कंपनियां नहीं बनाती हैं, सिर्फ और सिर्फ ये बनाती हैं 1% कंपनी। ये क्लॉज क्या बताता है, ये क्लॉज बेसिकली 1% कंपनी के लिए है, क्योंकि 1% कंपनी में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर होता है। तो उस मेंबर की डेथ हो जाने के बाद कौन कंपनी चलाएगा,
तो ये हमारा कहाँ लिखा होता है, नॉमिनेशन क्लॉज पे। बाकी सारी फॉर्म्स ऑफ कंपनी जो होती हैं उसमें ये क्लॉज नहीं होता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है कि मिनिमम कितने, जैसे हमारी पब्लिक कंपनी होती है तो वहाँ मिनिमम कितने लोग होते हैं, 7 होते हैं, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने लोग होते हैं, वहां पे 2 लोग होते हैं। तो यहाँ पे फर्क क्या पड़ता है कि अगर एक मेंबर डेथ भी हो जाता है तभी एक कंपनी चलाने वाला होता है, बट यहाँ पे क्या है कि 1% कंपनी में कितना मेंबर होते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर होता है। इसीलिए हमेशा वहां पे एक एडिशनल क्लॉज बनता है जिसका नाम है नॉमिनेशन क्लॉज। इसमें हम उस पर्सन का नाम लिख के जाते हैं जो ये पर्सन कंपनी का जो मेन प्रमोटर है उसके मर जाने के बाद कंपनी की क्या करेगा, ओनरशिप चलाएगा या कंपनी को क्या करेगा, मैनेज करेगा। तो ये हमारे कंपनी के जो क्लॉसेस थे, साथ के साथ क्लॉसेस खत्म हो गए। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे कि कैसे इन्हीं क्लॉसेस में अल्टरेशन किया जाता है, उसका प्रोसेस यानी अल्टरेशन मतलब चेंजेस करने का प्रोसेस क्या होता है।